हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, इस सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को, तो मैं वादा करता हूं, मेरी 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। 70 में 70 का स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे 825 EZ कोड का मॉडल पेपर है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको भी पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सामान्य निर्देश पढ़कर ही हम पेपर को सॉल्व करते हैं और आपको भी सॉल्व करना है सामान्य निर्देश पढ़ने के बाद। तो पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न को करने से पहले एक निर्देश जरूर दिया रहेगा, जो कि आप यहाँ पर इस मॉडल पेपर में देखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। इस मॉडल पेपर के कितने खंड हैं? 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में क्या है? खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 1-1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक अंक का होगा, एक प्रश्न कितने अंक का होगा? यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर सही तरीके से OMR शीट में भर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पूरे 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें ही खंड आ के प्रश्न का यानी प्रश्न को सॉल्व करना है। यानी खंड आ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर आपको OMR शीट में भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। एक बार आपने OMR शीट में उत्तर भर दिया, तब आपको क्या करना है? उत्तर भरने के बाद आप उसको काट नहीं सकते। या जैसे कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के विकल्प दिए रहेंगे OMR शीट में A, B, C और D। सही विकल्प था D वाला। मान लीजिए पहले प्रश्न का सही विकल्प क्या है? D वाला है और आपने A वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक आपको प्रश्न का उत्तर कन्फर्म ना हो जाए तब तक आप OMR शीट में विकल्प यानी गोला काला नहीं करेंगे। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको ना तो उसे काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश में लिखा भी है। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
खंड बा 50 अंकों का है। खंड बा 50 अंकों का है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के दो प्रकार के प्रश्न हैं। कितने प्रकार के? वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, तथा मानचित्र से संबंधित दो प्रश्न और भी दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दिए गए, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा खो जाने पर स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए जो मानचित्र आपको मिलेंगे उसे आप अपनी कॉपी के साथ अच्छे से बांध दीजिएगा। अगला है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने को दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे खंड आ सेम इसी तरह का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न भी सेम यही रहेगा और मेरे प्यारे बच्चों 100% यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो आप इन सभी प्रश्नों को रट लेना, तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ यानी पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर, और निर्देश क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप लोगों को इन प्रश्नों को रट लेना है। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न और भी क्लियर कराता जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था दिए गए विकल्पों में से जर्मनी देश से। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला माना जाता है, या जर्मनी का एकीकरण, आप लोग ध्यान देंगे, जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क ही थे। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1815 ईस्वी में। एक प्रश्न और आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? आप लोग ध्यान देंगे, किस देश से था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस देश से। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। मैंने आपको बताया ना कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इन प्रश्नों के साथ साथ आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा, बोर्ड एग्जाम 2025 में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी 2025 में 100% पूछे जाएंगे। 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा संघीय सूची का विषय है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, रक्षा संघीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था दिए गए विकल्पों में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में, बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। प्रश्न अगला है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? अर्थात भारत में वोट डालने का अधिकार कब मिल जाता है? जब कोई युवक या युवती की आयु हो जाती है 18 वर्ष, तो वह अपना वोट डाल सकते हैं या मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। यह राइट है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यह भी विकल्प सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, विकल्प ए और बी दोनों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह मेरे प्यारे बच्चों सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों संघ को प्राप्त हैं। किसको? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यह हम सभी को पता होना परम आवश्यक है कि हमारा जो भारतीय संविधान है यह कब लागू हुआ था। तो आप लोग ध्यान देंगे, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ और इसी दिन से यानी 26 जनवरी 1950 वाले दिन से ही हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी हमें आज़ादी मिली थी। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को यानी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अगस्त को। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन, पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका नवीकरण करके हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा राज्य बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। गा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? यहाँ पर विकल्प है मिजोरम, दूसरा विकल्प है मणिपुर, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला विकल्प है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, केरल अथवा पंजाब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? 33। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गा वाला ऑप्शन नहीं, खा वाला ऑप्शन सही, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खनन करना। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था मेरे प्यारे बच्चों सन 1986 में, या 1896 में, या 1999 में। इसका राइट आंसर होगा सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प मिसप्रिंट है, इसलिए मैंने अलग लिखकर आपको बता दिया है। सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। अब आप देखोगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, और इसमें पहले तो आप देखेंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना होगा? 80 शब्दों में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो आपको इन सभी प्रश्नों को रट लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? और अथवा में प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? आप सभी को इन प्रश्नों को रट लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 70 में 70 का स्कोर आप भी करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता या लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। संख्या 3 है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 का अथवा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और भी एक प्रश्न है, झूम कृषि, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। तो अब आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड प्रकार के प्रश्न, और ये प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 6 नंबर का।
और प्रश्न जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के थे, प्रत्येक प्रश्न था कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संघ अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, कह रहा है कि लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों, यहाँ पर कदमों होगा, किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? और भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर तैयार कर लेना है इस प्रश्न को। विकास की अवधारणा क्या है और सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। और प्रश्न अगला है, यहाँ पर मानचित्र से संबंधित निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। तो 9A के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 1 नंबर का। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, जैसे कि प्रश्न यहाँ पर है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसी तरह के 5 प्रश्न आएंगे और 5 यहाँ पर 9B के अंतर्गत हैं। उत्तर भारत की एक नदी, यहाँ पर चिन्ह होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। एक ताप विद्युत केंद्र, यहाँ पर चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कुल 5 प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे। तो कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे मानचित्र से संबंधित। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।